2025 को होने वाला है। मैंने भी एग्जाम दिया था नवोदय का 6th क्लास का 2016 में, मेरा नंबर आ गया था और मैंने 2023 में पास आउट किया है नवोदय को, ठीक है, 12th करके। हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जेनी वाला पर। बच्चों, ये जो मैं मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ, ये मैं उन बच्चों के लिए लेकर के आया हूँ जो 6th क्लास के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उनका एग्जाम जो है 18 जनवरी 2025 को होने वाला है। ठीक, उन्हीं के लिए मैं ये मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ। इसी पैटर्न में जो है आपको वहाँ एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहले मैं कुछ इंपोर्टेंट बातें बता देता हूँ आपको कि जब आप जाओगे एग्जाम देने तो आपको क्या क्या बातें जो है ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आपको जो प्रवेश पत्र मिलता है उसको जरूर लेकर के जाना है, उसके बिना आपको एंट्री वहां नहीं मिलने वाली है। ठीक है, दूसरा, आपको आधार कार्ड भी लेकर के जाना है, क्योंकि अब आधार कार्ड जो है जरूरी हो गया है नवोदय के लिए भी। मतलब वहां जब आप जाओगे तो वहां भी आधार कार्ड मांगते हैं। हमारे टाइम में नहीं मांगते थे, मैंने भी एग्जाम दिया था नवोदय का 6th क्लास का 2016 में, मेरा नंबर आ गया था और मैंने 2023 में पास आउट किया है नवोदय को। ठीक है, 12th करके। ठीक है, तो प्रवेश पत्र लेकर के जाना है। जब आप वहां एंटर करोगे तो आपको जो है बहुत सारे टीचर मिलेंगे। वहां आपको एक बड़े से मैदान में आपको इकट्ठा कर लेंगे, बैठाएंगे और वहां पे आपको बताएंगे कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर के बारे में। ठीक है, वहां पे उनमें से एक जो टीचर होगा, मेन जो स्पीच दे रहा होगा, वो आपके जिले के नवोदय का एक टीचर होगा। ठीक है, और बाकी के जो है वो ऐसे नॉर्मल टीचर होते हैं, लोकल स्कूल के होते हैं, वो वाले टीचर होते हैं जो आपके राउंड लगाएंगे वहां। ठीक है, फिर आपको क्लास में भेज दिया जाता है। फिर आपके पास ये क्वेश्चन पेपर आएगा, यहाँ पे टेप लगी हुई आएगी, ये आपको ऐसे पेंसिल देकर के ये हटा देनी है। ठीक है, फिर आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना रोल नंबर भर देना है आप। फिर यहाँ परीक्षार्थी का नाम, तो यहाँ पे अपना नाम भर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, जो आपके हस्ताक्षर है जो आपने प्रीवियस पत्र में किए थे, बिल्कुल सेम टू सेम करने हैं। ठीक है, अगर आप उससे मिलते जुलते नहीं करते तो आप, ये तो क्वेश्चन पेपर है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आंसर की होगी उसमें आपको बिल्कुल सेम टू सेम करने हैं, क्योंकि अगर आपका नंबर आ जाता है तो वो सब मिलान होते हैं। ठीक है, कि भाई किसी और दूसरे ने तो इसका जो है पेपर नहीं दिया था। ठीक है, ये सब चीजें देखी जाती है। ठीक है, दूसरा, यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि आपको जो है आंसर की में कैसे ऑप्शन जो है टिक करने हैं, कैसे फिल करने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपको 37। ठीक है, तो 37 क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाता है सी। तो आपको क्या करना है, ये जो 4 गोले दे रखे हैं, 4 गोलों में से सी वाले गोले को आपको पूरी तरह से अच्छी तरीके से इंक से, अपनी पेन की इंक से फिल कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताऊं कि जब आप क्वेश्चन पेपर करो तो वहां जो आप क्वेश्चन पेपर करोगे वो सबसे पहले हिंदी से स्टार्ट करना। हिंदी से स्टार्ट करने के लिए मैं किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि जब आप एग्जाम दे रहे होंगे वहां तो, और वहां बेल बजती है, हर आधे घंटे बाद बेल बजेगी। ठीक है, तो वो बेल नहीं बज रही होती, वो आपके दिल और दिमाग पे घंटियां बज रही होती है, थप्पड़ से लगते हैं वहां पे जब वो बजती है। ठीक है, तो जब लास्ट में हिंदी का पोर्शन बचता है ना, और आपके पास माना 30 मिनट है, तो आपको 30 मिनट में भी वो हिंदी का पोर्शन करना भारी हो जाता है, क्योंकि आपको गद्यांश पढ़ने हैं और शार्प माइंड से वो पढ़ने होते हैं अच्छे तरीके से, ताकि आप उसके आंसर दे सको। लेकिन जब आपके दिमाग में जो है ये चलता रहेगा ना कि यार टाइम की किल्लत हो रही है, तो आपसे वो 30 मिनट में भी जो है गद्यांश नहीं हो पाएंगे। ये मेरा अनुभव कह रहा है, मतलब क्योंकि मैंने सबसे पहले जो है हिंदी करी थी। हिंदी करने का रीजन क्या है, जब आप सबसे शुरू में जाओगे तो आपका जो है माइंड बिल्कुल एकदम फ्रेश होगा, कोई आलतू फालतू की चीजें नहीं होगी, टाइम की किल्लत वाली भी बात जो है दिमाग में नहीं होगी। तो आप जो है अपनी हिंदी का पोर्शन जो है 20 मिनट में, मात्र 20 मिनट में जो है आपका जो है हिंदी का पोर्शन पूरा खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब आप बिल्कुल फ्री दिमाग से पढ़ोगे ना, तो आपको गद्यांश समझ में भी आएगा आसानी से, और आप आंसर भी आसानी से कर पाओगे। लेकिन ध्यान रखना कि मैं 20 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा इसमें, 20 या 25 मिनट से। ठीक है, उसमें जितने क्वेश्चन आपके लग जाते हैं। ठीक है, और जो 2-4 क्वेश्चन बच जाते हैं उन्हें छोड़ के रखना अपने। फिर दूसरा पोर्शन करना आपका मैथ का करना है अपना। ठीक है, मैथ का क्यों करना है, क्योंकि अगर आप के पास लास्ट में 20 मिनट भी बचती है, लास्ट में 20 मिनट या 15 मिनट भी बचती है ना, तो आप जो है लास्ट में रीजनिंग आराम से कर पाओगे। अदरवाइज जो अदर जो सब्जेक्ट है ना आपके, हिंदी और मैथ, ये लास्ट में नहीं हो पाते, इसमें आपको टेंशन रहती है टाइम की। जबकि रीजनिंग में आपको ऐसे टाइम की जो है टेंशन नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, लास्ट में जब हिंदी रीजनिंग बचेगी ना, आपके पास 15 मिनट भी है, तो आप रिलैक्स होकर रीजनिंग सोल्व कर दोगे। ठीक है, क्योंकि आपको विश्वास होता है रीजनिंग में कि मैं 15 मिनट में कर दूंगा। लेकिन मैथ में अगर आपके 5 क्वेश्चन भी रह रहे हैं ना और 15 मिनट रह रही है, तो आप जो है ना लुक करेगा आपका दिमाग। अगर लास्ट में 15 मिनट भी बच रही है ना मैथ में, और आपके 5 क्वेश्चन बच रहे, तो उसमें भी करना मुश्किल हो जाएगा आपको, क्योंकि आपका दिमाग जो है ना वहीं डाइवर्ट होता रहेगा टाइम के लिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हिंदी आसानी से हो जाएगी, बहुत आराम से हो जाएगी। जब आप फ्रेश माइंड से पढ़ोगे तो हिंदी हो जाएगी। फिर आपको मैथ करना है, तब आपको रीजनिंग करना है।
ठीक है। रीजनिंग आप आराम से कर दोगे 15-20 मिनट में लास्ट की, ठीक है। तो मोस्टली टाइम आप जब ज्यादा से ज्यादा टाइम इसमें दे दोगे ना, हिंदी और मैथ में, और लास्ट में थोड़ा भी टाइम बचेगा, इसे आप फ्रेश माइंड से कर सकते हो रीजनिंग को। लेकिन यही चीज जब आप उनको छोड़ देते हैं ना हिंदी को, तो वो भाई ज्यादा हो जाती है, भारी पड़ जाता है वो आपको, ठीक है। तो वो भाई आपको हार्ड हो जाता है करना, ठीक है। तो ये अब आपकी मर्जी, मैं तो बस आपको बता सकता हूँ, मार्गदर्शन कर सकता हूँ आपका, ठीक है। आगे आपकी मर्जी। तो इसलिए अब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, तो इसलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन पेपर भी जो है, ये मॉडल पेपर हिंदी से ही शुरू करूंगा सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले जो क्वेश्चन करूंगा वो हिंदी का ही करूंगा, फिर मैथ का करूंगा, और शायद मैं मैथ का जो है आपको बोर्ड पे पढ़ूंगा, ठीक है, ऐसे चेहरे से, ठीक है। और ये जो है हिंदी और ये जो है आपकी रीजनिंग, ये आपकी यही करा दूंगा मैं पेपर पे, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, तो अब ये गद्यांश उतारूंगा इतने बड़े बड़े, तो मुझे भी थोड़ी कठिनाई आएगी, ठीक है। तो हिंदी और रीजनिंग मैं आपको यहीं कराऊंगा, और मैथ जो है आपको बोर्ड पे करा भी सकता हूं और यहीं भी करा सकता हूं, अगर मुझे लगेगा कि मैं यहीं अच्छे से पढ़ा सकता हूं मैथ को, क्योंकि मैथ थोड़ा समझाने की बात होती है मैथ में, ठीक है। तो मैथ को मैं यहां भी करा सकता हूं और वहां भी करा सकता हूं बोर्ड पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने हिंदी के पोर्शन। तो सबसे पहले आपको शुरू से ही करना है, मतलब ऐसे ना कि 80 क्वेश्चन से ऐसे चलना है, ऐसे ऐसे नहीं, पहले हिंदी का मतलब वही फर्स्ट क्वेश्चन से करना है हिंदी का, ठीक है। तो और जब आप जो है आंसर की में आंसर भरो ना, तो ये बात ध्यान रखना बिल्कुल, जैसे 61 क्वेश्चन का आप आंसर की में आंसर टिक कर रहे हो ना, तो उसको ध्यान में रखना है बिल्कुल, 61 का 61 में ही भरा जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक में गलती हो जाती है ना, फिर लगातार आप गलती कर देते हो, और उससे 5-6 डिब्बे आपके जो है गोले जो है गलत भरे जाते हैं, ठीक है, आते हुए भी वो गलत हो जाते हैं। तो इस गलती को आप नहीं दोहराओगे, ठीक है। आपको क्या करना है, एक एक गोला भी नहीं भरना, उसमें टाइम लगता है। आपको 5 सोल्व करने हैं और 5 उसमें भर देने हैं, ठीक है। या 4 भर दे, 4 जैसे रीजनिंग में एक पेज पे 4 आकृति आती है, तो 4 रीजनिंग आती है, तो पहले 4 पे गोले लगा लो, टिक लगा लो, टिक लगा लो, फिर उन्हें उसमें गोले में भर देना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे, ताकि हम क्वेश्चन को जब हम गद्यांश पढ़ेंगे तो उसमें आंसर जो है हम देख पाए आसानी से, मतलब हमें एकदम ध्यान चला जाए उन पे कि अच्छा ये तो हमने क्वेश्चन पढ़ा था अभी, ये रहा आंसर, ठीक है। ऐसे तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, दोनों किताबों में चित्र कौन बनाया। दूसरा क्वेश्चन है प्रकाशित करने का क्या अर्थ है। तीसरा क्वेश्चन है गांधी जी के सिद्धांत किस किताब में है। चौथा क्वेश्चन है एक था मोहन किताबों के अध्याय में छुपे हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका विद्यालय शब्द का सही संधि विच्छेद है, ठीक है। तो पढ़ते हैं, गांधी जयंती के 150वां वर्ष में गांधी जी पर 2 सचित्र किताबें छपी। एक का नाम बापू की पाती तथा दूसरी किताब का नाम एक था मोहन है। इन दोनों के लेखक श्री सोपान जोशी तथा किताबों पर चित्रांकन श्री रामेश कुमार ने की है। अब यहाँ क्वेश्चन था दोनों किताबों में चित्र कौन बनाया, तो चित्र किसने बनाया, रामेश कुमार ने, ना कि सोपान जोशी। आप में से बहुत सारे बच्चे जो है सोपान जोशी पे लगा दोगे वहां एग्जाम हॉल में, ठीक है। वहां जो गलती होती है ना वो छोटी छोटी सी ऐसी होती है, जबकि सोपान जोशी ने क्या करा था, यहाँ दोनों किताबों के ये लेखक थे, इन्होंने किताब लिखी थी। चित्रांकन किसने किया था, रामेश कुमार ने। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, रामेश कुमार। बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, ठीक है। सही दिख रहा है ना, हाँ, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था, प्रकाशित करने का क्या अर्थ है, आगे बढ़ते हैं। इन दोनों के लेखक श्री सोपान जोशी तथा किताब पर चित्रांकन श्री रामेश कुमार ने की है। इसे ITM विश्वविद्यालय ग्वालियर ने प्रकाशित किया है। गांधी जी पर पूर्व में प्रकाशित किताबों से यह दोनों किताबें अपनी तरह अनूठी है। एक था मोहन में 40 छोटे छोटे अध्याय हैं। तो पहले प्रकाशित वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रकाशित करने का क्या अर्थ है, किताब को उजाले में रखना, नहीं, किताब को छपवाकर बेचना या बांटना। यह ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। किताब को लिखने का काम करना गलत, किताब को छापने का काम करना गलत, किताब को छपवाकर बेचना और बांटना, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। गांधी जी के सिद्धांत किस बात में है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें कहीं नहीं आया। अब आगे बढ़ते हैं। एक था मोहन में 40 छोटे छोटे अध्याय हैं, सभी के शीर्षक में गांधी जी के अलग अलग संदेश भी छुपे हैं। जबकि दूसरी पुस्तक बापू की पाती में बापू के जीवन विरत विचार सिद्धांत, तो सिद्धांत किस में आया, बापू की पाती में आया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एक था मोहन में, एक था मोहन में तो नहीं आया था, बापू की पाती में था। सिद्धांत किस किताब में है, तो गांधी जी के सिद्धांत किस किताब में है, तो बापू की पाती में है, ठीक है। तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। एक था मोहन किताबों के अध्याय में छुपे हुए। एक था मोहन में 40 छोटे छोटे अध्याय हैं, सभी के शीर्षक में गांधी जी के अलग अलग संदेश भी छुपे हैं। तो क्या छुपे हुए हैं, संदेश छुपे हुए हैं। तो गांधी जी के संदेश इसका जो है सही ऑप्शन जो है हो जाएगा सी ऑप्शन, गांधी जी के संदेश। विद्यालय का शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो विद्यालय में जो है दीर्घ संधि है, इसका हो जाएगा विद्या प्लस आल है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी।
तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट अनुच्छेद की तरफ। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर अपना अनुच्छेद पढ़ेंगे। फल सब्जी क्यों सड़ जाती है? जीव जगत का क्या अर्थ है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीव किसे कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी किसे देखने के लिए होती है? मैक्रो ऑर्गेनिज्म जीव को हम देख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये पढ़ते हैं गद्यांश अनुच्छेद। गद्यांश में बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे टाइम में गद्यांश ही बोलते थे, अभी अनुच्छेद आने लगे। ठीक है, दूध में थोड़ा दही डालें तो पूरा दूध धीरे धीरे दही बन जाता है। ठीक है, दूध में थोड़ा दही डालें तो पूरा दूध धीरे धीरे दही बन जाता है। यह हमने अक्सर अपने घरों में भी देखा है। ठीक है, इसी प्रकार अधिक दिनों तक रखे फल सब्जी सड़ जाते हैं। कभी कभी हम अचानक बीमार हो जाते हैं। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जैसे पेड़ पौधे, हाथी, मनुष्य, मछली, पक्षी, चींटी है, ये सभी हमें आंखों से दिखाई देते हैं। इन्हें हम बड़े जीव यानी मैक्रो होते हैं वही बड़े ऑर्गेनिज्म कहते हैं जीव को। ठीक है, ये इंग्लिश में दे रखा, मतलब मैक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। किंतु कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम खाली यानी नंगी आंखों से नहीं देख पाते। जैसे अभी कोरोना वायरस आया था तो वायरस को कोई देख सकता था क्या? तो नहीं देख सकता था। तो ये जो है, ये हालांकि जो वायरस है ये डीप की बात है, थोड़ी गहराई की बात है। जो आपका वायरस होता है ये ना तो जीव में माना जाता है और ये ना ही मृत जीव में, मतलब ये दोनों अगर बॉडी के बाहर है तो ये मरा हुआ होता है और बॉडी के अंदर चला जाता है तो ये जीवित हो जाता है। ठीक है, तो ये जो आपको बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, ये होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया आपने कभी देखे नहीं होंगे, तोते, पक्षी वगैरह ये सब आपने देखे होंगे, जानवर देखे होंगे, लेकिन बैक्टीरिया आपने किसी ने नहीं देखा होगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो होते हैं ये होते हैं सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो ये बड़े होते हैं। ठीक है, किंतु कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम खाली आंखों से नहीं देख सकते, वही बैक्टीरिया वगैरह। ऐसे जीवों को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी कहते हैं इंग्लिश में माइक्रोस्कोप, आपने सुना हो माइक्रोस्कोप। ये आप बायो की लैब में जो है देखेंगे जब आप अपने कॉलेज में जाओगे। ये 6th 7th क्लास जो है आप पढ़ोगे, इसमें आपको जो है लैब में ले जाती है आपकी मैडम या सर हो बायोलॉजी के, वो ले जाते हैं। ठीक है, तो तब आप देखना ये सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, इसलिए हम इन्हें सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो होता है छोटा। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी छोटे जीव जो है कहते हैं। यही सूक्ष्म जीव दूध को दही बनाते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं ना छोटे छोटे, वो दूध को क्या बना देते हैं? दही बना देते हैं। दही में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस, तो वो बना देते हैं। पदार्थों को सड़ाने और हमारे बीमार होने का कारण भी ये है। हमारे बीमार और फलों को, पदार्थों को सड़ाने का कारण क्या है? ये, यानी कि ये अच्छे भी होते हैं, ये बुरे भी होते हैं। जैसे हम इंसान अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। ठीक है, ऐसे फल सब्जी क्यों सड़ जाते हैं? ज्यादा दिन में उपयोग नहीं होने पर सूक्ष्म जीवों के कारण। बड़े जीव तो खा सके ऐसे वैसे, लेकिन सड़ किसकी वजह से जाएंगे? सूक्ष्म जीवों के कारण। ठीक है, आपने देखा होगा कभी जो है कोई मरी हुई चीज पड़ी है तो वो धीरे धीरे किसी मतलब खत्म हो जाती है, तो उसे कौन खत्म कर देता है? ये गला सड़ा के जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये खत्म कर देते हैं। ऐसी फल सब्जी, ठीक है, जो आप छिलके वगैरह फेंकते हैं उनको कौन खाद में कन्वर्ट करता है? यही जीव जगत का अर्थ है। जीव जगत का अर्थ है पेड़ पौधे व सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधे व बड़े जीव, पेड़ पौधे व सभी जीव। सभी जीव में बड़े जीव भी आ जाएंगे, छोटे जीव भी आ जाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? पेड़ पौधे व सभी जीव। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीव किसे कहते हैं? माइक्रो मतलब छोटे जीव जो है, छोटे ऑर्गेनिज्म जो है, छोटे जीव जो है, जीव किसे कहते हैं? तो सूक्ष्म जीव को कहते हैं। इंग्लिश में दे करके हिंदी में पूछ लिया आपसे, ये रहा सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव हो जाएगा इसका। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी किसे देखने के लिए यूज होता है? सूक्ष्मदर्शी हमें देखने के लिए तो यूज होगा नहीं, या चीता वीता या शेर वगैरह इनको तो देखने के लिए होगा नहीं यूज। किसको होगा? जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, मैंने अभी बताया। ठीक है, तो किनको? बड़े वस्तु को, दूर की वस्तु को, पास की वस्तु को, उपयुक्त कोई नहीं। इसमें ऑप्शन कौन सा जाएगा? कोई नहीं। ठीक है, मैक्रो मतलब बड़े ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जीव जो होते हैं, को हम देख सकते हैं खाली आंखों से। हम खाली आंखों से देख सकते हैं, हाथी, चींटी वगैरह को, सबको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा? ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी दे रखा था कि हम खाली आंखों से देख सकते हैं, पढ़ा था ना हमने। हम ये सभी हमें आंखों दिखाई देते हैं, इन्हें हम बड़े जीव कहते हैं, किंतु कुछ जीव ऐसे होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट अनुच्छेद की तरफ। ठीक है, तो जैसे इसमें दे रखा है, पहले क्वेश्चन ही पढ़ेंगे हम। मृत सागर किस महाद्वीप में स्थित है? इसे मृत सागर क्यों कहा जाता है? अनुच्छेद अनुसार इस सागर के जल में लगभग कितने प्रतिशत नमक की मात्रा पाई जाती है? मछली की जीवित रहने के लिए किस प्रकार की जल की आवश्यकता होती है? इसका पानी बहुत खारा होता है। इस वाक्य में खारा शब्द है। तो अब पढ़ते हैं अनुच्छेद।
आपने सागर के बारे में जरूर पढ़ा या सुना होगा। ऐसी ही एक सागर है मृत सागर, जो कई विशेषताओं की वजह से एक अजूबा माना जाता है। ठीक है, यह एशिया महाद्वीप के इजराइल व जॉर्डन देशों के बीच स्थित है। तो ये क्वेश्चन यहाँ था, मृत सागर किस महाद्वीप के में स्थित है? अफ्रीका, एशिया, इजराइल, जॉर्डन। आप में से बहुत सारे बच्चे जो है जल्दी जल्दी में कौन सा ऑप्शन लगा देंगे? इजराइल लगा देंगे या जॉर्डन लगा देंगे, जबकि ये दोनों क्या है? देश है। और उसने क्या पूछा? महाद्वीप। महाद्वीप कौन है? एशिया। तो यह एशिया महाद्वीप के इजराइल व जॉर्डन देशों के बीच स्थित है। तो कहां स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। और इनके तो बीच में, अगर आप इन्हें भी लगाओगे तो इनके तो बीच में है ना कि कोई से देश में भी नहीं पाया जा रहा, ना इजराइल में पाया जा रहा, ना इसमें, इनके भी दोनों के बीच में पाया जा रहा है और महाद्वीप में पाया जा रहा। महाद्वीप कौन सा? एशिया में पाया जा रहा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। ठीक है, इसका हो जाएगा बी। आगे पढ़ते हैं हम, दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यह एशिया महाद्वीप के इजराइल व जॉर्डन देशों के बीच स्थित है। आप सोच रहे होंगे कि इसे मृत सागर क्यों कहा जाता है। दरअसल इसका पानी बहुत खारा होता है। खारा कहते हैं जो नमकीन पानी जो होता है, जो जिसमें नमक बहुत ज्यादा होता है। 1 किलो पानी में लगभग कितना ग्राम नमक होता है? 200 ग्राम। ठीक है, जो नमक हमारे घरों में आता है ना, ये सब यहाँ महासागरों में से निकाला जाता है। ठीक है, नमक होता है 1 किलो अगर पानी लोगे तो उसमें 200 ग्राम क्या होगा? नमक होगा। पोटास, ब्रोमाइट, मैग्नीज, जिंक, सल्फर जैसे खनिज लवण काफी मात्रा में होने के कारण न तो यह पानी पीने के लायक होता है और न ही इसमें मौजूद नमक का उपयोग किया जाता है। तो इसका नमक का उपयोग भी जो है नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इस वाले मृत सागर के नमक का न किया जाता है, मतलब और जो सागर है उनका तो किया जाएगा ना, तो इसका ना किया जाता है क्योंकि इसमें जो है ये पोटास, ब्रोमाइट, मैग्नीज, जिंक, ये जो है खनिज लवण बहुत सारे ये पाए जाते हैं। इसकी वजह से ये ना तो पीने के लायक होता और न ही इसमें मौजूद नमक का उपयोग किया जाता। नमक की संगता मतलब बहुत ज्यादा है। नमक की बहुत ज्यादा घनता या डेंसिटी, अगर आप इंग्लिश में जानते हो डेंसिटी। ठीक है, तो नमक की संगता ज्यादा होने की वजह से मछली या दूसरे जलीय जीव इसके पानी में जीवित नहीं रह सकते। तो कौन जीवित नहीं रह सकता? मछली, जलीय जीव जो रहे वो भी जीवित नहीं रह सकते। किसके कारण? इस नमक के कारण, जो नमक की इतनी ज्यादा मात्रा है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या था? इसे मृत सागर क्यों कहा जाता है? इसके पानी में जलीय जीव जीवित नहीं रह सकते, इसलिए तो कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी जीवित प्राणी नहीं रह सकता। ठीक है, तो जब जीवित प्राणी नहीं रह सकते तो मृत मतलब मरा हुआ सागर, इसलिए तो बोलते क्योंकि इस सागर में कोई भी जीवित चीज पाई नहीं जाती, तो इसलिए तो इसे बोलेंगे हम मृत सागर। इसमें बोला लवण काफी मात्रा में होने के कारण, हाँ ठीक है पाए जाते, लेकिन इसके कारण थोड़ा ना माना लवण पाए जा रहे इसमें, और इसमें जीव भी बहुत सारे पाए जाते, तो क्या इसे हम मृत सागर बोलते? ना बोलते, बिल्कुल ना बोलते। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? इसके पानी में जलीय जीव जीवित नहीं रहते इसलिए। ठीक है, या पानी पीने के लायक नहीं होता, वो तो ठीक है न रहता, इसमें इसके नमक का उपयोग नहीं किया जाता, ये भी ठीक है। लेकिन जो इसे मृत सागर बोला जाता वो तो इसलिए बोला जाता क्योंकि इसमें जीवित प्राणी नहीं होता कोई भी। ठीक है, अब जैसे कौन सा 73 क्वेश्चन है अभी, अनुच्छेद अनुसार इस सागर के जल में लगभग कितने प्रतिशत नमक की मात्रा पाई जाती है? तो नमक की मात्रा कितनी पाई जा रही थी? 200 ग्राम। कितने में? 1 किलो में। 1 किलो में 200 ग्राम, तो 1 किलो ग्राम कितना हुआ? 1000 ग्राम होते हैं ना। तो एक अलग पेज कर लेता हूं मैं, इस पे कर लेता हूं। ठीक है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000, और 1000 में कितने ग्राम नमक पाया जा रहा है? 200 ग्राम। ठीक है, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, तो कितना हो गया? 20% इसका आंसर आ गया हमारा, 20%। ठीक है, तो कितना परसेंट नमक पाया जाता? 20% जो है नमक पाया जाता, 20%। ठीक है, मछली को जीवित रहने के लिए किस प्रकार की जल की आवश्यकता होती है? खारा जल तो ये था, इस महीने पाई जा रही। ठीक है, लेकिन कुछ मछली पाई जाती है, आगे तुम पढ़ोगे, लेकिन इतने खारे पानी में ना, जितना खारा पानी ये है ना, इतने खारे पानी में। ठीक है, अगर यहाँ ऑप्शन होता कि ए बी तो हम एक तरह से लगा देते, लेकिन ये खारा पानी जो माना है ना इसने, ये इस वाले मृत सागर के कोई माना है। ठीक है, तो मछली को जीवित रहने के लिए किस प्रकार की जल की आवश्यकता होती है? खारा जल गलत, दूषित मतलब हो नहीं सकते। ठीक है, साफ मतलब साफ जल। ठीक है, साफ जल में मछली पाई जाएंगी, तो कौन सा हो गया? सी ऑप्शन जो है हो गया। नमकीन जल, नमकीन यानी कि जिसमें नमक हो, गलत। ठीक है, इसका पानी बहुत खारा होता है, इस वाक्य में खारा क्या है? खारा संज्ञा कहते हैं नाम को, तो नाम तो ना है खारा। सर्वनाम कहते हैं, जैसे वे, हम, तुम, ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। ठीक है, या वह। ठीक है, तो सर्वनाम भी नहीं है खारा क्या है? विशेषता बता रहा कि पानी जो है नमकीन है, विशेषता बता रहा, तो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्रिया, खारा कोई काम थोड़ी ना है कि काम हो रहा खारा, क्रिया कहते हैं आना जाना, नहाना, खाना, ये सब क्रिया होती है। ठीक है, तो ये तो विशेषता बता रहा आपको कि जो पानी है सागर का वो खारा है, यानी विशेषण हो गया। ठीक है, विशेषता बताने वाला।
चलते हैं हम अपने नेक्स्ट अनुच्छेद की तरफ, जो लास्ट अनुच्छेद है। इसके पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। फसलों की बढ़ोतरी तथा उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक है। मौसम के अनुसार फसलें कितने प्रकार की होती है? रबी मौसम की फसल को किस महीने में बोया जाता है? जायद की फसल है। पैदावार शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे। विभिन्न फसलों को उगाने के अलग अलग मौसम होते हैं। आपने देखा होगा हमारे गाँव में या आपके गाँव में अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल होती है। जैसे जो आपकी मटर है वो इन दिनों में आती है, सर्दियों में। कभी आपने देखा गर्मियों में मटर आती है? स्टोरों पे तो मिल जाएगी वो बर्फ लगी हुई, लेकिन जो मटर की फली आती है, फलियां, वो तो सर्दियों में आती है। ठीक है, ऐसी मूंगफली वगैरह ये सब, तो सबका अपना अपना एक मौसम होता है कि कौन सी फसल कब उगती है। जैसे जो गेहूं काटे जाते हैं, बोए जाते हैं सर्दियों में, और काटे कब जाते हैं? गर्मियों में, भरी गर्मियों में काटे जाते हैं। ठीक है, अगर आप गाँव से हो तो आप जानते होंगे इतनी बात है। ठीक है, विभिन्न फसलों को उगाने के अलग अलग मौसम होते हैं। फसलों की बढ़ोतरी तथा पैदावार को मिट्टी, प्रकाश, वर्षा, ताप आदि प्रभावित करती है। तो यही पहला क्वेश्चन था कि प्रभावित फसलों की बढ़ोतरी तथा उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक है। कारक मतलब कि कौन से जो है ये है जो इसे प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी थे? मिट्टी, वर्षा, प्रकाश, ताप, ये तो दे रखी थी चारों, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? मौसम के अनुसार फसलें कितने प्रकार में? अभी हमें आंसर नहीं मिला इसका, आगे पढ़ते हैं। मौसम के आधार पर फसलें अलग अलग होती है। जैसे पहला खरीफ मौसम की फसल, इसे मानसून काल वर्षा ऋतु जून जुलाई में लगाया जाता है तथा कटाई अक्टूबर नवंबर में होती है। प्रमुख फसलें धान, मक्का, मूंग, उड़द, ज्वार, गन्ना और क्या नाम है, कपास आदि है। दूसरा रबी मौसम की फसल, इसे शीत कहते हैं, सर्दी जो अब मौसम चल रहा, शीत ऋतु यानी अक्टूबर और नवंबर में लगाया जाता है तथा कटाई मार्च व अप्रैल में होती है। भरी गर्मियों में जो है इसकी अप्रैल वो होती है कटाई। जैसे मैंने अभी गेहूं बताया था, गेहूं किसमें? इसमें ही है। अब बोया गया था नवंबर में और अक्टूबर में बोया गया था, और काटा कब जाएगा? मार्च में और अप्रैल में काटा जाएगा, बिल्कुल भरी गर्मियों में। ठीक है, प्रमुख फसलें गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि है। तीसरा जायद मौसम की फसल, इसे फरवरी माह में लगाया जाता है तथा कटाई मार्च से मई में माह में होता है। प्रमुख फसलें खरबूज, तरबूज, ककड़ी, सूरजमुखी, मूंगफली आदि। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन था मौसम के अनुसार फसलें कितने प्रकार में बांटी गई, कितने प्रकार की है? तो कितने प्रकार की पढ़ी हमने? एक तो हमने खरीफ पढ़ी, दूसरी हमने रबी पढ़ी, तीसरी हमने जायद पढ़ी। ठीक है, तो फसलें कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपका, रबी मौसम की फसल को किस महीने में बोया जाता है? बोया जाता ना कि काटा जाता। तो रबी मौसम की फसल, इसे शीत ऋतु यानी अक्टूबर और नवंबर, तो अक्टूबर और नवंबर में लगाया जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, अक्टूबर और नवंबर। जायद की फसल है, जायद की फसल कौन कौन सी है? जायद की फसल है मौसम की फसल, इसे कौन कौन सी है? प्रमुख फसलें खरबूज, तरबूज, ककड़ी, सूरजमुखी और मूंगफली। अब इसमें से देख लो कौन सा ऑप्शन जो है इसमें दे रखा है। सूरजमुखी दे रखा है, ये रहा यहाँ पे सूरजमुखी, ये रहा सूरजमुखी। तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा? ए हो जाएगा। 80वें क्वेश्चन की क्वेश्चन दे रखा है, 80वां क्वेश्चन। पैदावार शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो पैदावार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जन्म लेना, जीवन मरण, उत्पादन, जन्म देकर वार देना, तो कौन सा जाएगा? उत्पादन जो है इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो ये हमारी हिंदी कंप्लीट होगी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मैथ को, लेकिन मैथ जो है मैं आपको पढ़ूंगा बोर्ड पे, इसको बाद में देखूंगा, तो इसलिए पहले हम रीजनिंग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हालांकि आपको दूसरे नंबर पे मैथ ही करना है वहां पे, लेकिन मुझे देखना है कि मुझे बोर्ड पर पढ़ाना है या मैं यहीं पे जो है पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसलिए रीजनिंग करा देता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको? समरूपी चित्र को देखना है। समरूपी, सम मतलब एक जैसा, रूप मतलब शकल सूरत। ठीक है, एक जैसी शकल सूरत को देखना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ एफ दे रखा, एफ, ठीक है, एफ दे रखा, तो एफ जो है, मेरे पास डबल फोटोकॉपी है तो मैं दिखाता हूं आपको। ठीक है, जैसे यहाँ अभी ऑप्शन ढक देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ सोल्व करके कर रखा है वैसे थोड़ा। ठीक है, तो देखो जैसे ये एफ है, ठीक है, एफ का जो ये साइड है, ये वाला पोर्शन है, ये राइट हैंड की साइड है, राइट हैंड इधर की साइड है, देखो इधर की साइड। लेकिन इस वाले एफ की देखोगे आप, इधर की साइड है, तो ये तो इसके जैसा नहीं हो सकता, इस वाली के जैसा देखना है आपको, इस वाली के जैसा। ठीक है, इसके जैसा। ठीक है, तो इसका तो किधर को दे रखा? इधर को दे रखा, इधर को, जबकि इधर इसका किधर को है? इधर को है, जो इसका मुंह है इधर को है एफ का। इसको देखेंगे ऐसा करके, तो देखो ये भी उल्टा एफ बन रहा है, ये इसको देखेंगे ये भी उल्टा एफ बनना है ये इधर को। ठीक है, जबकि हम चौथे ऑप्शन को देखेंगे तो देखो चौथा ऑप्शन जो है ना हमारा, देखो ये इधर की साइड बनना है, देखो बन रहा है ना इधर की साइड, सही है। जो हमारा एफ है वो इधर की साइड सीधा बन रहा था ना, ये सीधा बन रहा था ना, ये सीधा बन रहा था। तो अगर हम इसको ऐसा करेंगे तो ये सही बन जाएगा ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा? डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, ये डी। इसका पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दे रखा, इसके समरूपी देखना, मतलब इसके जैसा देखना। तो इसके जैसा देखो यही है, इसके जैसा। इसको देखेंगे एस उल्टा बनना, ठीक है,
एस ऐसा बनना था ना, ये कैसे बनना, एस बनना। इसको देखेंगे एस तो सीधा बनना, लेकिन ए जो है ये ए और ये ए आपस में उल्टे बनने, जबकि इसमें दोनों सीधे थे। तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसमें भी उल्टे बनने हैं, तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं तीसरे में, ठीक है। तीसरे में ये 2-4 क्वेश्चन जो है आपको आएंगे जिसमें मैंने टिक लगा दिए थे, ठीक है। तो सॉरी, चलो मैं इसमें आपको दिखाऊंगा, इसमें समझा दूंगा बाद में, ठीक है। तो देखूंगा मैं इसमें आपको समझा दूंगा, ठीक है, अगर समझाने की जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कौन सा है, ये इसके समरूपी देखना। तो इसके जैसे कौन सा है, देखो ऐसे दिख रहा है सी, ठीक है। अब इसके जैसे देखना है, इसके जैसे कौन सा है, इसके जैसा देखो सी तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसका जो मुंह है इसका नीचे को दे रखा है, ये होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इसमें दोनों आंख वैसे दे रखे, इसमें नाक इधर को कर दी, तो कौन सा हो जाएगा इसका समरूपी, इसका दूसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करना है, इसमें इन दोनों का संबंध देखना है अपना आपस में, इन दोनों में क्या संबंध है, फिर इसका संबंध इसके तरीके से बताना है आपको, ठीक है। कि जैसे इन दोनों में संबंध है, ऐसे इन दोनों में संबंध बताना, ठीक है। तो जैसे आपको ये दे रखी थी, ठीक है, इसमें से क्या करा, नेक्स्ट वाले में ये वाला जो है बीच का ये वाली लाइन हटा दी और इसको उल्टा कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी ये वाली लाइन हटा देनी चाहिए और इसको उल्टा कर देंगे। तो जब उल्टा करेंगे तो लाइन की लाइन नहीं रहेगी ऐसी, ये, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी नहीं होगा, क्योंकि ये वाला बीच वाला तो हट जाएगा ना, जैसे इसमें हटा था, तो इसमें भी हट जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ये भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं हटा रखा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे इसमें दे रखा ए सी, बी को छोड़कर क्या दे रखा, सी दे रखा, ठीक है, सी दे रखा है ना। तो ए सी, ऐसी एफ जी को छोड़कर क्या जाएगा, एच आ जाएगा, क्या जाएगा, एच आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इसमें देखते हैं, इसमें देखो खाली डब्बा दे रखा, फिर भरा हुआ दे रखा 3 साइड का, ठीक है। ऐसे में 5 साइड का भरा हुआ दे दिया, तो आपका 4 साइड का कैसा होना चाहिए, खाली होना चाहिए। भरा हुआ दोनों भरे हो जाएंगे, गलत, एक खाली एक भरा हुआ, ये तो बिल्कुल ना हो सकता, ये भी ना हो सकता, मतलब दोनों भरे हुए तो हो ही नहीं सकते, तो ये भी कट, ये भी कट। अब यहाँ 5 वाला, यहाँ भी 5 साइड वाला, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि एक कम बढ़ती साइड वाले दे रखे ना। अगर आपको ये भी ध्यान में नजर आता तो ऐसे देख लेते, ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, दोनों सेम साइड के नहीं हो सकते, तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, बी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम 8वें क्वेश्चन को, ठीक है। 8वें क्वेश्चन में इसमें ऐसा था ये, फिर इसको ऐसा करके ऐसे करते, और जो ये बीच वाली बिंदगी थी ना जो भरी हुई थी, ये इस वाले में लगा दिया और इसको खाली कर दिया ऐसे। इसको अब ये इधर की साइड हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा ये। तो ऐसा कौन इसमें दे रखा, इसमें दे रखा, ठीक है। अब इसमें जो है ये वाला कहाँ जाएगा, ये बीच में आना चाहिए, भरा हुआ ये बीच में आना चाहिए, ये वाला। तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा, सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, सही हो जाएगा ना, सी ऑप्शन। 9 क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें करना है, इसको पूरी आकृति बनानी है, एक पूरी आकृति बनानी है। इनमें से कोई एक डब्बा उठाना है, यहाँ फिट करना है, मतलब फिट करना है इसमें। जैसे आपने गेम भी खेला हो कभी कि गुड्डा बनाना होता है, किसी में कुछ बनाना होता है, किसी में कुछ बनाना होता है, ऐसे इसमें जो है ऐसे गोला बनाना है। तो अगर आप इसको लगाओगे, देखो इसमें जो है ये ज्यादा दे रखा है स्पेस, यहाँ पे जो स्पेस दे रखा है ना, देखो ये वाला ये ठीक है, और इसमें देखो कितना कम है, तो ये वाला तो हो नहीं सकता, इसमें बिल्कुल भी नहीं दे रखा है स्पेस, तो ये भी नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, इसमें जब इसे लगाएंगे तो ये ऐसे यहाँ लग जाएगी, ऐसे त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है, यू ऐसे करके यू ऐसे त्रिभुज बन जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। देखो सी जो है ना, सी इसलिए नहीं हो सकता, सी जो है ना ज्यादा साइड तक दे रखा है यहाँ तक, देखो, जबकि इसमें जो यहाँ देखो कितना बच रहा है खाली जगह, यहाँ बहुत कम बच रही है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, बी हो जाएगा। बी में सही बच रही है इतनी जगह, इसमें भी इतनी जगह, ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखो, 11वां, ठीक है। इसमें देखो, इसमें यू लग सकता था, लेकिन इसका जो मुंह दे रखा है, जो इसका ये काला पार्ट दे रखा है, ब्लैक हुआ जो ये फिल पार्ट दे रखा है, ये किधर की साइड दे रखा है, इधर की साइड, तो यू ऐसा जब इसे लगाएंगे उठा के तो नहीं लगने वाला, ठीक है। यू लग जाएगा, लेकिन इसमें जो है ये जो है गोलाई एक कम स्पेस में दे रखी है, देखो कितने पास पास दे रखी है, इसमें ये दूर है, तो इसमें पास पास है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। ऐसे इसमें 12 क्वेश्चन देखो, 12 क्वेश्चन में इसमें ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। इसे ये तो इधर जा रहा, ये इधर जा रहा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ये वाला जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। इसे देखो, इसमें क्या करना है, इसमें अलग भिन्न आकृति देखनी है, भिन्न आकृति देखो, 3 जो है एक विधि से बने हुए हैं, सिमिलर विधि से, मतलब एक जैसी कुछ इसमें पैटर्न दे रखा है आपस में, और चौथी जो है सबसे अलग पैटर्न की दिखेगी, ठीक है। जैसे इसमें जो है, इसमें जो त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर क्या है, ये वर्ग है, और त्रिभुज के बाहर भी क्या है, वर्ग है। ऐसे इसमें देखो, वर्ग के बाहर क्या है, त्रिभुज,
वर्ग के अंदर क्या है, त्रिभुज, मतलब जो बीच वाला है ना उसके बाहर भी वही होना चाहिए सेम, और उसके अंदर भी सेम होना चाहिए। जैसे इसके अंदर देखो त्रिभुज के अंदर वर्ग था तो वर्ग त्रिभुज के बाहर भी वर्ग था, यहाँ वर्ग के बाहर त्रिभुज है तो वर्ग के अंदर भी त्रिभुज है। अब यहाँ देखो यहाँ देखो वर्ग के अंदर 5 भुजाओं वाला पेंटागन है और बाहर भी, तो ये तो सेम सिचुएशन दिखा रहे हैं। लेकिन इसमें देखो इसमें क्या है, वर्ग के अंदर वर्ग और वर्ग के बाहर त्रिभुज, तो ये कुछ सही नहीं लग रहा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। इसको देखो बी ए बी ए बी ए बी, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इसमें छोटी एबीसीडी छोटा बी दे दिया, तो ऐसे इसमें भी छोटा ए दे रखा, तो ये कोई दोनों में सिमिलर वो कर दिया, तो अब ना तो हम इसे लगा सकते ना इसे, क्योंकि दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते। तो यानी कि इसको जो क्वेश्चन को दे रखा है ये इसके बेस पे नहीं दे रखा कि छोटी एबीसीडी को हम देखें, यानी कि हमें नजरअंदाज करना पड़ेगा छोटी एबीसीडी को। तो हमें ऐसे देखना पड़ेगा ए बी ए बी ए बी, ये क्या दे रखा बी ए, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 14वां, ठीक है। ऐसे इसमें देखो इसमें इसके जैसा कौन सा, ये भी इसके जैसा, ये भी इसके जैसा, ये भी आपस में तीन जो है ये आपस में कैसे एक जैसे, लेकिन ये एक जैसा नहीं है। देखो इसका ये देखो ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसका देखो ये वाला पोर्शन, इसके सबके सेम है, इसका अलग है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, क्योंकि सी जो है सबसे भिन्न है, भिन्न मतलब अलग। ऐसे इसमें देखो ये जो है देखो 5, ये 5 लिख रहा है रोमन अंक में, आपने लिखा हुआ देखो रोमन अंक में लिखा हुआ होता है ना, ऐसे करके 1 2 3, ठीक है, 4 5, ठीक है, ऐसे लिखे हुए देखोगे तो ये 5 बनना है रोमन अंक में, ठीक है। और हिंदी में आप जब हिंदी की बुक्स वगैरह देखोगे उसमें अगर ऐसी लैंग्वेज में आपने कभी देखोगे तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये इसका सबसे अलग है, ठीक है, ये 5 नहीं है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या है बच्चों, इसमें जो है ये हमें दे रखे दर्पण कहते हैं शीशे को। तो इसमें क्या करा, ऐसे ये आकृति दे रखी है और ऐसा मान लो, ऐसा समझ लो आप कि यहाँ एक शीशा लगा दिया ऐसे, तो आपको अब इस शीशे में देखना है, इस शीशे में यहाँ पे देखनी है इस आकृति को। तो जब आप इस आकृति को इस शीशे में देखोगे तो आपको कैसी दिखाई देगी, तो कैसे दिखाई देगी, ये वाला जो हाथ है वो शीशे के सबसे नजदीक दिखाई देगा ये वाला, तो ये कैसे दिखाई देगा, ये वाला शीशे के बिल्कुल नजदीक होगा और ये शीशे के दूर होगा। तो शीशे के पास कौन सा है, ये, और शीशे से दूर, सही है। हाथ देखे तो सही है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो टांग ऊपर कर दी मुंडी नीचे कर दी, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसकी टांगे देखो, टांग जो है इसकी टांगे जो है वे शीशे में ऐसी दिखेंगी, कैसी कर लो, ऐसी कर लो, ऐसे कर लो, कैसी कर लो, ऐसी दिखेंगी, ठीक है। ऐसा तो ना एक दोनों टांग इधर को भाग जाएंगी, ये दोनों टांग अंदर को हो जाएंगी ऐसे, तो ये ऑप्शन भी खत्म, ये भी खत्म, तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला सी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ऐसा शीशा लगाया मैंने फिर से यहाँ, तो सबसे पहले क्या दिखेगा, यहाँ पे एफ दिखना चाहिए, फिर बाद में ए दिखना चाहिए, एफ वो भी उल्टा, और ए को जब हम ऐसा करेंगे उल्टा ऐसा ना कि मुंडी इधर को कर दी मैंने, मतलब ए ऐसे चमकेगा, यू एफ ए ऐसे करके, यू ऐसे करके ऐसे चमकेगा, और फिर इसके बाद ए चमकेगा ऐसे, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखो डी ऑप्शन दे रखा है ऐसे, ठीक है, ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा, डी ऑप्शन दे रखा। अब देखो 19वां क्वेश्चन देखो, ठीक है, इसमें जब हम शीशे में देखेंगे तो इसमें सेम टू सेम बन जाएगा, ऐसे का ऐसे बन जाएगा यूं, ठीक है, ऐसे का ऐसे बन जाएगा, तो ऐसे का ऐसे किसमें, इसमें है देखो, ठीक है। इसका जब हम शीशे में देखेंगे तो ऐसे का ऐसे तो बनेगा यूं, ऐसे यूं करके यूं ही रह जाएगा यूं, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। इसमें देखो जब हम इसे शीशे, अब के शीशे जो है नीचे की साइड लगा दिया, इसमें नीचे की साइड लगा दिया ऐसे, ठीक है, जैसे ये ऐसे करके लगा दिया ये शीशा, ठीक है। तो इसमें जब आप देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये ऐसे चमकेगा यहाँ, तो ये वाला जो खाली है ये खाली चमकेगा, ये भरा हुआ चमकेगा, यानी कि ये वाला खाली और ये वाला भरा हुआ, ये वाला खाली ये वाला भरा हुआ, ये वाला खाली ये वाला भरा हुआ, ये वाला खाली ये वाला भरा हुआ, देखो इसमें। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी वीडियो तो देखो लंबी बनेगी, जब मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, ऐसे ही समझाऊंगा मैं जल्दी तो आपकी समझ नहीं आएगा, फिर फायदा क्या। इसमें देखो क्या बना रहा, इसको पूरा स्क्वायर बना देना, इनमें से जोड़ के आकृति इसको स्क्वायर बना देना, ठीक है। तो जब हम इसको जोड़ेंगे देखो पहली आकृति जो है हमारी सही जा रही है, सही जो है इसमें आगे फिट हो जाएगी। इससे देखेंगे देखो इसका जो यू है ये वाला, ये जो निकल रहा ये बिल्कुल सीधा, इसका देखो टेढ़ा जा रहा, इसका भी टेढ़ा जा रहा, इसका सीधा जा रहा, लेकिन ये जो है चोंच, ये जो दूसरी वाली चोंच है ये ज्यादा लंबी निकल रही है, जबकि इसमें कम लंबी है ये, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। इसमें कौन सा जुड़ जाएगा, इसमें
बी आना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है देखो यहाँ सही से गोलाई नहीं दे रखी, इसमें पूरी गोलाई दे रखी है, इसमें गोलाई नहीं दे रखी अच्छे से, इसमें सही गोलाई दे रखी है, ठीक है। तो इसको कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अब आप बोलोगे ये भी तो हो जाएगा, ये बच्चा इसका यूं यहाँ तक हो जाएगा, यूं यहाँ तक, तो इसका सही वर्ग नहीं बनेगा, पूरा सही नहीं आएगा, मतलब छोटा हो जाएगा, यूं छोटा आएगा मतलब ये। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, बी हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, ठीक है। और अब इसका देखते हैं, इसका कौन सा होना चाहिए, इसका हो जाएगा आपका ए होना चाहिए ना। देखो बी ज्यादा एकदम ऐसे कर दिया, ऐसे पूरा खड़ा कर दिया, ऐसे ऐसे, जबकि थोड़ा यहाँ से लेटी हुई है, देखो ये बिल्कुल सही जा रहा है, जब आप ऐसा करके लगाओ बिल्कुल सही चला जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ए हो जाएगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। इसका देखो इसमें ये तो होगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि देखो ये छोटा सा दे रखा है, यहाँ से छोटा सा दे रखा है, इसमें देखो लंबा दे दिया, ठीक है। तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो इसका ये देखो, ठीक है, तो एक तो हमारा ऑप्शन कट ही गया, ये तो हमारा कट गया ऑप्शन ये वाला, ठीक है। तो इसको देखेंगे, ठीक है, तो इसके बाद ये वाले को देखो, तो इसमें ये लग जाएगा, ये न लगने का, देखो इसमें ऐसे दे दिया, तो ये भी न लगने का। अब इसमें और इसमें बचा, देखो अब जब हम इसे लगाएंगे इसमें, तो ये खुद इतना बड़ा है, ये भी इतना बड़ा, तो ये तो डब्बे से बाहर निकल जाएगा, तो ये भी नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा, डी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें आकृति देखनी थी कि ये वाली आकृति जो है किसमें छुपी हुई है, इसमें छुपी हुई आकृति बतानी है, ये छुपी हुई आकृति किसमें है। तो जब हम इसे देखेंगे तो ये जो आकृति है ये किसमें मिल जाएगी, हमें इसमें मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी, देखो मैं इसमें दिखा रहा हूँ आपको, ये आपको दिख रही हो ऐसे करके, ये है ना। और बच्चों को समझा रखा है, जो हमारे मतलब मेरे पास आते हैं ऑफलाइन, उनको मैंने ये समझा रखा, तो इसलिए थोड़ा पेन चला हुआ है, ठीक है। तो मैंने वैसे तो दिखाई दिया आपको, तो पोज करके उसे तो सोल्व कर देना, ठीक है, कर लेना, अगर आपको पोज भी करनी है, वीडियो खुद से सोल्व करना, ठीक है। देखो ये बन गई ये वाली आकृति, ठीक है। तो अब देखो इसका आपको बताना है इसका कौन सा होगा, तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसका जो है ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन कैसे हो जाएगा, देखो ये बन गई, ये ऐसे करके ऐसे जाओगे, सॉरी ऐसे करके ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, और ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ऐसे तो दे रखा है, देखो ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। इसका देखो 27 का, 27 का ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसमें चोंच नहीं है, इसमें चोंच थी, ठीक है। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसको देखेंगे, इसको देखेंगे। और इसको देखो, इसका जो ये है यहाँ से ये ऐसे है, और इसमें देखो ये उल्टा दे दिया, ऐसे ऐसे करके ऐसे दे दिया, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसमें देखना, इसमें ना ये होने का, ये ना ये होने का, ना ये हो जाएगा, ठीक है। आप सॉल्व करोगे ये हो जाएगा, ऐसे करके यहाँ से ये ऐसे, सॉरी ऐसे करके ऐसे 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 हो जाएगा, ठीक है। तो 28 कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे पेपर कटिंग। अब इसमें ये है पेपर कटिंग, कि अगर हम इसको पहले ऐसे फोल्ड करें, हमने ये चार, देखो ऐसे कुछ समझाता हूं मैं आपको, एक पेज ले लेता हूं, ऐसे मतलब वर्गाकार उसमें आपका पेज है। तो इसने क्या करा, पहले आपका पेज ऐसे मोड़ा, ये ऐसे मोड़ा, फिर आपको दिखा रखा है इसने तीर का निशान ऐसे, तो आपको ऐसे मोड़ के दिखा दिया इसने, ठीक है, ऐसे मोड़ के दिखा दिया। फिर क्या करा इसने, ये कट कर दिया ऐसे गोलाई में कट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये ऐसे कर दिया, यहाँ से फाड़ दिया ये, ठीक है, ये ऐसे कट लगा दिया, ठीक है। अब जब आप इसे खोलोगे वापस, तो एक आकृति तो ये वापस ऐसे बन जाएगी, ये बन जाएगी ना, ठीक है। और जब आप इसे ऐसे खोलोगे वापस, ऐसे ये ऐसे करके ऐसे खोलोगे, तो एक ये गोला यहाँ बन जाएगा ये, ठीक है, पूरा, ठीक है। और ऐसे ये जो है, जब आप इसे यहाँ खोलोगे तो ये एक तो ऐसे करके ऐसे मिलेगा यहाँ, और जब आप इसे खोलोगे तो ये ऐसे करके यहाँ ऐसे मिलेगा, ऐसे 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 मिलेगा, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही मिल रहा है हमें, बी ऑप्शन जो है इसका सही हो रहा है, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका देखते हैं, इसने पहले ऊपर से ऐसे नीचे को मोड़ा, फिर इसने ऐसे मोड़ दिया, तो जब अब इसने ऐसे करके ये कट लगा दिए, जब हम इसे वापस खोलेंगे तो ये जो है ये ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, और ये वाला ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर जब हम इसे वापस से ऐसे खोलेंगे तो ये ऐसे करके ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला जो है ये ऐसे हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम 31वां क्वेश्चन देखते हैं। इसने पहले ऐसे करके मोड़ा इसे, फिर इसने ऐसे करके मोड़ा, ये इधर की साइड ऐसे मोड़ा, तो फिर इसने ये कट लगाए। अब जब हम इसे ऐसे मोड़ेंगे, वापस खोलेंगे, ऐसे खोलेंगे तो ये ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ भी दो ये बन जाएंगे, जब इसे वापस ऐसे खोलेंगे, ठीक है, तो ये बन जाएंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे इसमें यहाँ मिलेगा और एक यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं, ऐसा देखो ये वाला है, ठीक है,
ये वाला नहीं, इसमें इधर का ये नहीं दे रखा, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 32वां देखते हैं। इसने पहले ऐसा मोड़ दिया, ये जो पूरा ऐसा वर्गाकार हमारे पास पेपर था, इसको पहले ऐसा मोड़ दिया, फिर इसने ऐसा मोड़ दिया। तो जब हम इसको खोलेंगे वापस तो कैसे मिलेगा, ये ऐसे करके मिलेगा। ठीक है, ऐसे मिलेगा, और ये जो है ये ऐसे करके ऐसे मिलेगा। फिर आप जब इसे खोलोगे तो ये ऐसे करके ऐसे मिलेगा। ठीक है, और ऐसे करके ऐसे मिलेगा। ठीक है, और यहाँ भी ऐसे ही बना हुआ मिलेगा ये। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाला हो जाएगा शायद, ये हाँ दो ही तो बनेंगे, क्योंकि ये यहाँ थोड़ी ना लगा हुआ है, ये तो बनने का नहीं है, ये दो बनेंगे बस, ये और ये। ठीक है, क्योंकि यही तो लगा हुआ है कट। जब हम इसे वापस से ऐसे खोलेंगे, जब इधर से इधर को खोला वापस तो एक बना, और जब इधर से इधर को बनेगा तो दूसरा बन जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा ये ऐसे करके ऐसे बन जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन, सी हो जाएगा। ठीक है, तो 32 हो गए, 32 ये रहा। ठीक है, अब इसमें 3 में संबंध समझ के, और यहाँ चौथे में बताना है कि चौथे में क्या आएगा। यहाँ पहले 1 थी, 2 होगी दूसरे में, और इसको पलट दिया है। अब यहाँ 3 है तो अब क्या 4 हो जाएंगी, और इसको इधर की साइड पलट देंगे। तो यहाँ कितनी है, ये 5 डंडी दे रखे हैं, तो 5 तो नहीं होंगे, ये तीर जो एरो दे रखे है 5 तो नहीं होंगे, 4 होंगे। और उनका जो मुंह है वो किधर की साइड होगा, तो ये निशान से दे रखे ये इधर की साइड। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दे रखा ये ऐसा करके दे रखा। तो इसने पहले क्या करा, ये जो फिल हुआ है आधा पार्ट, ये इसी उसमें यहाँ पे दे दिया, और यहाँ पे ये खाली छोड़ दिया ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे दे रखा, तो ये यहाँ पे भरा हुआ मिलेगा, बीच वाले में यहाँ पे भरा हुआ मिलेगा, और यहाँ पे खाली। तो इसका ऑप्शन ये जो है सही हो जाएगा। ठीक है, 35वां देखते हैं। तीर इधर था, 45 डिग्री घुमा इधर हो गया, 45 डिग्री घुमा इधर हो गया। अब के जो है कहां मिलेगा, इधर मिलेगा यहाँ। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो इसका कौन सा बी ऑप्शन जो है सही हो गया। ऐसे इसमें यहाँ 2 दे रखे कोने पे। ठीक है, फिर इसने क्या करा, 2 का डबल कर दिया 4 यहां से यहां कर दिए, इधर वाले यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करा, 4 के कितने कर दिए इन्होंने, 6 कर दिए, 4 के 6 कर दिए इधर की साइड। अब क्या 6 के 8 हो जाएंगे इधर की साइड यहाँ। ठीक है, 6 के इधर की साइड हो जाएंगे 8, तो 2 2 4 5 और 3 8, ये हो सकता 5 6 7 8, ये नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इसने जो ये लगाया ना, ये ऐसा करके लगाया, तो इसका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, इसका ऑप्शन होना चाहिए ए। ठीक है, ये हो जाएगा ना। वैसे भी 5 देखो, 5 है ये, और ये दोनों ये 7 दे रखे हैं यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 दे रखे, होने कितने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं ये वाला ऑप्शन होगा, तो ये वाला नहीं होगा, क्योंकि इसमें 7 दे रखे, जबकि कितने होने चाहिए हमारे, 8 होने चाहिए। हर बार 2 2 बढ़ रहे हैं, 2 2 2 ऐसे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट बच रहा है हमारे पास ये। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, ये यहाँ हमें ऐसा समझ लो जैसे रो मटेरियल दे दिया हमें, कि मतलब इनसे जो है हमें आकृति बनानी है। तो इनसे कौन सी आकृति बन सकती है, इससे 4 साइड दे रखी है, तो 4 साइड से 4 साइड वाले कुछ बन सकता है। तो ये बन गया हमारा डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। इसमें ये दे रखा, तो इसके जब हम इसे जोड़ेंगे ना, तो ये गोला बन जाएगा। ठीक है, देखो अगर आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे कि ये बन जाएगा, ये तो ये जो है ना इससे ज्यादा है, ये तो छोटा सा दे रखा, जबकि ये काफी बड़ा है। तो 3 में ही जो है ये एक पूरा जो है गोला बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। इसमें देखेंगे, इसमें जो है 6 दे रखे, तो 1 2 3 4 5 6, तो कौन सा हो जाएगा, ये जब हम आपस में इन्हें मिलाएंगे तो सी का ऑप्शन जो है हो जाएगा। इसमें देखेंगे कितनी साइड दे रखे, 5 साइड दे रखे, 2 बराबर 1 बड़ी। तो इसमें तो चारों साइड बराबर दे रखी है, 5 तो दे रखी है इसमें साइड, लेकिन 4 साइड बराबर है, जबकि इसमें 2 बराबर है, 2 बराबर है और 1 बड़ी है। ठीक है, तो 2 बराबर 1 बड़ी, तो ये वाला हो जाएगा। हेलो बच्चों, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि जो मैथ का पोर्शन है इस मॉडल पेपर का, वो मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा। क्यों समझाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। जो पेपर पे मैं समझाता तो अच्छे से नहीं समझा पाता, इसलिए मैं जो है आपको बोर्ड पे समझाऊंगा। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, एक दुकानदार 15 वस्तु बेचने पर प्रत्येक वस्तु के हिसाब से 16 रुपए का लाभ कमाता है। प्रत्येक मतलब हर एक वस्तु पर जो है वो 16 रुपए का जो है लाभ कमा रहा है।
एक वस्तु पे कितना लाभ कमा रहा है, 16 रुपये। तो 15 वस्तु पे कितना कमाएगा, 16 इंटू 15 इक्वल टू 240। ठीक है। अब आगे ये क्वेश्चन में बोल रहा है, यदि एक वस्तु और बेचने पर उसे प्रत्येक वस्तु के हिसाब से 17 रुपए का लाभ हुआ तो अंतिम वस्तु पर उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। यानी कि ये बोल रहा है कि एक वस्तु उसने और बेची, और अब जो एक वस्तु और बेचने के बाद जो है कितनी वस्तु हो गई, टोटल 16 वस्तु, हर एक पे 17 रुपए का जो है लाभ हो रहा है। 16 वस्तु होगी ना, एक वस्तु और बेचती उसने, तो टोटल वस्तु कितनी होगी, 16। अब 16 पे जो है हर एक पे 17 रुपए का लाभ हो रहा है। ठीक है। तो टोटल लाभ कितना हो गया, इसका टोटल लाभ हो गया 16 इंटू 17 इज इक्वल टू 272। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अंतिम वस्तु का लाभ बताओ। पहले 15 वस्तु बेची थी, टोटल लाभ कितना था, 240। बाद में 16 वस्तुएं बेची और 16 वस्तुओं का टोटल लाभ कितना है, 272। ठीक है। अगर हम 16 में से, इन 16 में से ये 15 वस्तुओं का टोटल लाभ घटा दे तो लास्ट वाली वस्तु का टोटल लाभ हमें पता चल जाएगा। 240 को हम घटा देंगे तो लास्ट वाली वस्तु का हमें लाभ पता चल जाएगा। तो लास्ट वाली वस्तु को कितना आया, जो 16वीं वस्तु हमने बेची थी उसका लाभ कितना आया, 32। ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अवरोही क्रम है। तो करते हैं इसे सोल्व। बच्चों पहले आपको समझना होगा कि अवरोही कहते किसे है। एक होता है आरोही, आरोही, ठीक है, एक होता है अवरोही, अवरोही। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को ये पता भी होगा लेकिन कंफ्यूज रहते होंगे कि आरोही कौन सा होता है और अवरोही कौन सा होता है। तो मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं ताकि आप कभी ना भूल पाओ। आरोही में क्या दिख रहा है शुरू में, ये आर, आर। अब आप में से बहुत सारे बच्चे जो है गांव से होंगे और आपने भैंसा बुग्गी चलाई होगी। ठीक है। तो जब भैंसा बुग्गी चलाते तो जो चलाता है उसके हाथ में जो है पैनी होती है, पैनी में आगे आर होती है। तो जब भैंसा जो है आराम आराम से चलता है, स्लो स्लो चलता है, तो उसके वो आर लगा दी जाती है, और जब आर लगा दी जाती है तो वो तेजी से भागने लगता है। यानी कि पहले कैसे चलता है भैंसा, स्लो यानी कि कम, और आर लगाने के बाद ज्यादा। ठीक है। तो आरोही कम से ज्यादा, और अवरोही, अवरोही ऐसा लग रहा है किसी को बुला रहे हो, दूर से किसी को बुला रहे हो, पास आओ आओ। तो यानी कि ज्यादा से कम। आपको बस एक याद रख लेना, आरोही याद रख लेना, अवरोही अपने आप याद रह जाएगा। ठीक है। तो आपने से अवरोही क्रम पूछा है यानी कि ज्यादा से कम पूछा है, तो इसमें ऑप्शन आपको हो जाएगा बी। पहला दे रखा 21.4, दूसरा 21.22, तीसरा 12.21 और तीसरा दे रखा है 12.120। ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये 42वां क्वेश्चन था। ठीक है। अब ये 43वां आ गया। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 47, 53 और 65 जो है भाग देने पर, इन तीनों को भाग देने पर कितना शेष बचे, 5 शेष बचे। तो आपको क्या करना है, जो शेष बच रहा है ना उसको ही पहले घटा दीजिए। तो 5, इसमें से 5 घटा देंगे, इसमें से 5 घटा देंगे। ठीक है। अगर माना ये बोलता है कि 46 में 5 शेष बच रहा है और 53 को भाग देने पे 4 शेष बच रहा है, तो फिर 4 घटाते, इसमें से 5 घटाते, ऐसे मतलब जितना शेष बच रहा है जिसमें से इतनी जो है घटा देंगे। अब सब में 5-5 शेष बच रहा है तो सब में से 5-5 घटा देंगे, तो कितना बचेगा 42 बचेगा। इसका कितना बचेगा, इसका बचेगा 48 और इसका बचेगा 60। अब क्या करेंगे, इसमें से हम HCF निकाल देंगे इसका। ठीक है। ये जो हमारा आया इसका HCF निकाल देंगे। HCF कहते हैं में से, और इंग्लिश में HCF। ठीक है। कैसे निकालेंगे, 42 को बाहर रखेंगे, 48 को अंदर, कितना बचा 6। ठीक है। अब 42 को अंदर रख लेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो 42 पूरा पूरा कट जाएगा, कितनी बार, 7 बार। यानी कि कितना मैस आया हमारा 6, या HCF कितना है 6। तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए 6। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है आपका
सही हो जाएगा। अगर आपको HCF निकालना नहीं आता है, मैथ निकालना नहीं आता है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको अलग से जो है वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, इसमें बोल रहा है 2.25 का सरलतम रूप क्या है, भिन्न में बताना है। तो पॉइंट हटाने के लिए 2 जीरो लगा देंगे नीचे। ठीक है, अब आपने से बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सी ऑप्शन को जो है टिक कर देंगे, लेकिन उसने पूछा है आपसे सरलतम, मतलब सबसे सरल वाला बताना है। तो अगर हम इसे 25 से डिवाइड करें अभी भी, तो ये कट जाएगा। 25 होगा 100, 25 में 225, कितना आ गया 9/4। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 9/4, यानी कि बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है 21, 49 और 91 के जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड बताने हैं। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि गुणनखंड कहते किसे है, गुणनखंड। ठीक है बच्चों, गुणनखंड कहते हैं, जैसा आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे मैंने 12 ले ली। ठीक है, 12 जो है ये संख्या ले ली, तो आपको बताना है कि 12 को जो है कौन कौन सी संख्या जो काट सकती है। तो कौन कौन काट सकता है, ये तो आपको कोई भी बता सकता है, जैसे 1 काट सकती है, 2 काट सकती है, और 3 भी काट सकता है, 4 भी काट सकता है, 5 नहीं काटेगा, 6 काट सकता है, और 12 खुद काट सकता है अपना आप। ठीक है, तो ये जो है ना, ये 12 के क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, ऐसी दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे 10 का बताना है हमें गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे। तो उसने गुणनखंड बोले, अभाज्य गुणनखंड नहीं बोले, केवल गुणनखंड। ठीक है, तो 10 के कौन कौन से हो जाएंगे, 1, 2 और 5 हो जाएगा, और 10 अपने आप खुद हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है गुणनखंड। अब इसने बोला है उभयनिष्ठ गुणनखंड, खाली गुणनखंड नहीं पूछा, इसने बोला उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब है जो तीनों में जो है सेम हो। जैसे 21 पे गुणनखंड लिखते हैं हम, 1, 7, सॉरी 3 आ जाएगा, 3, 7 और 21 अपने आप। ठीक है, 49 के कौन कौन से आ जाएंगे, 1, 7 और 49 अपने आप खुद। 91 कौन कौन से आ जाएंगे, 1, 7, 13 और 91 अपने आप खुद। ठीक है, तो उभयनिष्ठ मतलब जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में कॉमन 1 है, 1 तो ये हो जाएगा, और तीनों में कॉमन 1 7 है ये। ठीक है, तो यानी कि टोटल कितना आ गया, 1 और 2, यानी कि 1 7। ठीक है, टोटल कितना आ गया, 2 जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गए। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। बी जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक बार मैं जो है वीडियो चेक कर लेता हूं चल रही है, क्योंकि कई बार जो है मेरी वीडियो जो है बंद हो गई थी। 46वां क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है 1:15 बजे से 5:15 बजे तक दीवार घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई के ऊपर कितने बार गुजरेगी। ये हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक घंटा बना लेते हैं। ठीक है, 12, 3, 6, 9, 1, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और ये 11 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब जैसे बच्चों यहाँ ये मैं 1:15 बजा देता हूँ, 1:15, ये होगी हमारी घंटे की सुई, घंटे की सुई, और ये होगी मिनट की सुई। ठीक है, अब ये कह रहा 5:15 तक ये जो सुई है मिनट वाली, ये कितनी बार जो है घंटे की सुई से गुजरेगी। तो चलो लेकर जाते थे, जैसे ये यहाँ पहुंचेगी, यहाँ 12 पे, तो हमारे क्या क्या बज गए होंगे, 2 बज चुके होंगे उस टाइम पे। तो क्या बज चुके होंगे, 2, लेकिन अभी तक ये इस पे से नहीं गुजरी है। 2:10 पे क्या होगा, जब ये इसके ऊपर आ जाएगी, 2:10 पे जो है ये एक बार गुजर चुकी होगी, 2:10 पे, 2:10 पे, फिर अगली बार फिर जाएगी ये सुई, जब ये 12 पे दोबारा आएगी, तो ये यहाँ 3 बज चुके होंगे, घंटे की सुई यहाँ होगी, और ये फिर यहाँ पे आएगी इसके ऊपर, यानी कि 3:15 पे ये दोबारा जो है इसके ऊपर को चली गई होगी, किसके ऊपर, घंटे की सुई के ऊपर। कौन सी, मिनट के ऊपर, मिनट की जो है सुई। अभी मिनट की सुई ये वाली फिर 12 पे पहुंचेगी, तो क्या कितने बज चुके होंगे उस टाइम पे, 4 बज चुके होंगे। ये जो घंटे की सुई है ये 4 बार आई होगी,
फिर जब ये मिनट की सुई इसके ऊपर आएगी तो यानी कि 4:20 पे ये तीसरी बार जो है इसके ऊपर से गुजर रही होगी 20 मिनट। अब जब ये घंटे की सुई मिनट की सुई जो है 12 पे फिर जाएगी यहाँ, तो यहाँ 5 बज चुके होंगे, 5 बज चुके होंगे। अब ये जब यहाँ 15 पे आएगी, मतलब यहाँ मिनट की सुई 15 मिनट शो करेगी, तो ये इस पे से अभी नहीं गुजरी है, यानी कि टोटल कितनी बार गुजरेगी, ये 3 बार गुजरेगी। मिनट की सुई घंटे की सुई पे से 3 बार गुजरेगी। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? बी जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, 3 बार। ठीक है, अब आपका 47वां क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। ये आपको डायग्राम दे रखा है। ठीक है, 3, 6, 9, 9, ये कितनी दे रखा है, ये नहीं दे रखा। ठीक है, अब बच्चे इसमें बोल रहा है कि दी गई आकृति के परिमाप को बिना बढ़ाई क्षेत्रफल में अधिकतम कितनी वृद्धि हो सकती है। ठीक है, जो इसका परिमाप दे रखा है, परिमाप किसे कहते हैं? जो ये बाउंड्री दे रखी है ना, ये जो बाउंड्री दे रखी है, ये बाउंड्री, इस बाउंड्री कहते हैं परिमाप। तो सबसे पहले हम इसका क्या कर लेंगे, परिमाप निकाल लेंगे। तो टोटल परिमाप कितना हो जाएगा इसका? 9, 9, 18 और 3, 21, 21 और 6, 27। और ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का? यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका 6। कैसे 6 हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा? 9, और यहाँ से यहाँ तक 3, तो 9 में से 3 गए, कितना हो जाएगा? 6। तो ये 6 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 कैसे हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है? ये 9, और यहाँ से यहाँ तक 6 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 3। तो टोटल कितना आ गया? 27 और 6 और 3 कितना हो गया? टोटल 36। परिमाप आ गया हमारा 36। इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? अगर इसको लाइन को ऐसे ड्रॉ करो तो 6, और ये भी कितना हो जाएगा हमारा? 6। 6 कैसे? देखो, यहाँ से यहाँ तक का ये कितना? 3, ये 3 है ना यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा? 6। और यहाँ से यहाँ तक भी जो है ये कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 और 6 मतलब 6 36 हो जाएगा क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक का, इस वाले एरिया का, ये वाला जो एरिया है ये। ठीक है, अब इसका निकालेंगे। इसकी ये वाली साइड कितनी है? 3, और ये वाली साइड कितनी है दूसरी? 9, तो 9 क्या 27। टोटल क्षेत्रफल कितना आ गया? टोटल क्षेत्रफल आ गया आपका 63। अब ये कह रहा कि इस परिमाप से, ये जो आपका 36 परिमाप आया था, परिमाप को सेम रखना है और इससे कोई दूसरी जो है आकृति बनानी है और उसका क्षेत्रफल देखना है कि इससे कितना ज्यादा आता है। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका आता है हमें पता है। अगर परिमाप सेम रखेंगे तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका आता है? वर्ग का आता है। तो इसका जो हम वर्ग बना लेंगे, वर्ग बनेंगे, सारी भुजाएं कितनी कितनी की हो जाएंगी? 9, 9 की, 9 चौक 36। परिमाप हमारा सेम है 36। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 81। 81 में और 63 में कितने का अंतर है? यानी कि 81 जो आया है ये क्षेत्रफल बढ़ करके तो आया है, ये कितने की वृद्धि हुई? यानी कि 18 की वृद्धि हुई। 18 वर्ग सेमी की। सेमी क्यों आया? क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखी थी ये सारी। ठीक है, तो 18 वर्ग सेंटीमीटर की जो है हमारी वृद्धि हुई। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं करूंगा अपना कैमरा चेक कि वीडियो तो नहीं पोज हुई है, चल रही है। ठीक है, तो 48वां क्वेश्चन करते हैं, सोल्व क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, दो संख्याओं का योग कितना है? दो संख्याओं का योग है 197 और उनका अंतर आपसे बताया है 25। अब बच्चों संख्या में दी नहीं है तो संख्या कुछ भी मान लेंगे। जैसे पहली संख्या हमने मान ली, एक एक्स ले ली और एक वाई ले ली, तो जब हम एक्स वाई को जोड़ते हैं तो कितना आता है हमारा? 197। और जब हम इनका माइनस करते हैं, मतलब इनका अंतर देखते हैं, एक्स में से वाई को घटाते हैं, तो कितना आता है? 25। यानी कि हमने बड़ी संख्या किसको मानी? बड़ी संख्या मानी हमने एक्स को। कैसे? जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तभी तो 25 आया। ठीक है, तो बड़ी संख्या एक्स और छोटी वाई। ठीक है, सोल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हमारा जाएगा 222। वाई से में से वाई गया 0 और दोनों जो है ये ऐड हो जाएंगे, जो हो गया 2x। ठीक है भाई, जब हम प्लस वाई को माइनस वाई को जोड़ेंगे तो 0 बचेगा ना। ठीक है, और ये 2x हो गया। x बराबर कितना आ गया हमारा? x बराबर आ गया 111, 2 से डिवाइड होकर के। ठीक है, ये वाला जो 2 है इससे डिवाइड करते हैं हमने इसे। ठीक है, तो 211। ठीक है, x बराबर, लेकिन ये कौन सी संख्या है? हमारी बड़ी, और उसने पूछी कौन सी है? छोटी।
यानी कि अगर मैं बड़ी संख्या में से, अब ये जो है ना, जो 111 आया है, ये कोई सी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो और y की वैल्यू निकाल लो। तो 111 में से y घटाएंगे तो कितना आना चाहिए हमारा, 25 आना चाहिए। ठीक है, तो 25 इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 111 माइनस 25 इक्वल टू y। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा y बराबर 86। ठीक है, y बराबर 86। आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा अगर मैं क्वेश्चन लिखने लग गया, वीडियो ज्यादा लंबी बन जाएगी। ठीक है, तो 86 यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों इसमें बोला है दो विषम संख्याओं का योग से प्राप्त संख्या होगा। अब विषम किसे कहते हैं, विषम संख्या। आपने कभी कंचे खेले हो, कंचे मार्बल्स आते हैं, कंचे जो ऐसे गोल गोल होते हैं, वो खेले होंगे आपने। गांव में आप अगर गांव के होंगे तो आप उन्हें बोलते होंगे, जैसे खेलते थे ना तो कन्नी जोड़ा या चना जोड़। ठीक है, तो उसमें चना जो होता है ना, चना, उसी को विषम बोलते हैं, या अगर कन्नी जोड़ बोलते होंगे तो कन्नी। ठीक है, यानी कि जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब क्या है, विषम संख्या। और सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्याएं बोलते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 100। ठीक है, ये सब क्या है आपकी सम और विषम संख्या है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य कहते हैं जो अपने आप से और एक से भी कट जाए और किसी और से भी कट जाए। जैसे आपका 6 ले लेता हूं मैं, 6, तो 6 अपने आप से भी कट जाएगा, 6 से और 1 से भी कट जाएगा, और तीसरा किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। तो ये क्या है, भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या कहते हैं हम अभाज्य, जो किसी से ना कटे, अपने और एक से अलग किसी से ना कटे। जैसे 7 ले लेते हैं, 7 को बस 7 काट सकता है या 1 काट सकता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से कटे या 1 से कटे। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं बच्चों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी होती है 2। 2 अपने आप को खुद काट सकता है या 1 काट सकता है, 2 को बस। ठीक है, तो 2 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, भाज्य 4। 4 को 2 भी काट सकता है, और 4 अपने आप से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो भाज्य संख्या कितनी होगी, 4। अब ये मैंने आपको बता दी सम, विषम और अभाज्य, भाज्य। ठीक है, अब बच्चे ये बोल रहा है कि अगर हम किसी भी 2 विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनका जो सम आएगा वो क्या आएगा। अब जैसे ये संख्या है, मैं इनको जोड़ता हूं, जैसे मैंने 1 को और 3 को जोड़ लिया, कितना आ गया, 4 आ गया। अब 4 भाज्य संख्या भी है, भाज्य संख्या भी और सम संख्या भी है। ठीक है, अब अगर मैं 1 + 1 करूं तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 क्या है, अभाज्य संख्या भी है और सम भी है। यानी कि भाज्य और अभाज्य हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन सम होगी ये जरूर है, सम जरूर होगी। अगर हम किसी भी विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो वो सम संख्या जरूर होगी, भाज्य हो या न हो। देखो जब हमने यहां जोड़ा तो ये क्या हुई, अभाज्य आई, अभाज्य, जबकि ये क्या आई, भाज्य। लेकिन दोनों में कॉमन क्या थी, सम संख्या। ये भी सम है और ये भी सम है, यानी कि सम संख्या जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाज्य कोई हो सकती है और कोई ना हो सकती। ठीक है, तो यानी कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, सम संख्या एक सम संख्या होगी। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये 49 तो कर दिया ना मैंने, हाँ 49 कर दे, ये 50 आ गया। ठीक है, 50। अब बच्चे सुन में बोला है 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो उसी काम को 4 दिन में करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो ये है एक नियम का जो है कंसेप्ट लगेगा इसमें। अब अगर आपने एक नियम का जो है चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके लिए भी जो है एक नई वीडियो जो है अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो बच्चों जो हमें पता नहीं होता उसे करते हैं हम राइट साइड लिख देते हैं, उसे आदमी हमें पता नहीं है तो आदमी लिख देंगे हम राइट साइड, और जो हमें पता है दिन वो हम लेफ्ट साइड लिख देंगे। तो दिन कितने, 12 दिन में कितने आदमी की जरूरत है, 7 आदमियों की। तो ये बोल रहा है अगर 4 दिन में खत्म करना चाहे तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो 7 ऐसे तोड़ लेंगे
और ये 12 मल्टीप्लाई में 4 डिवाइड में 4 क्या 12 7 21 जो है आपका आदमी होने चाहिए, 21 आदमी जो है आपके होने चाहिए, ताकि 4 दिन में जो है आपका पूरा काम जो है खत्म हो जाए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, करते हैं सोल्व। 7 3 तथा 2 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का इकाई अंक बताना है। वो कितनी शर्त क्या है कि 3 अंकों की होनी चाहिए। तो सबसे छोटी निकालते हैं जब हम, तो क्या निकालते हैं? लेस निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इसका 7 का 3 का और 2 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? 42 आ जाएगा। 42 जो है इसका एलसीएम आ जाएगा। लेकिन ये तो 2 अंकों की संख्या, उसने बोला है 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए सबसे छोटी, और उसका इकाई अंक बताना है। तो इसकी तब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक कि 3 अंकों की कोई छोटी संख्या ना आ जाए। ठीक है, तो 42 की गुना करेंगे एक बार तो 42 रह जाएगा, 2 बार करेंगे 84 हो जाएगा, 3 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 बार करने पे 126 आ जाएगा। ठीक है, तो 126 वो सबसे छोटी संख्या है जो 2 से 3 से और 7 से 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसका इकाई का अंक बताना कि इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक कौन सा होगा? इसका 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, अब बच्चों इसमें दे रखा है 6 + 4 गुना 3 डिवाइड बाय 2 - 1। अब बच्चों इसका एक तरीका होता है बोर्ड मास, बोर्ड MAS, बिफोर ब्रैकेट। अब इसमें कहीं भी आपको ब्रैकेट नहीं दिख रहा है, यानी कि सबसे पहले हमें सोल्व करना होता है ब्रैकेट। दूसरा होता है ऑफ, ऑफ मतलब का। हिंदी में आपको का मिलेगा और इंग्लिश में आपको ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो ऑफ भी इसमें का जो है कहीं भी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये है डी फॉर डिवाइड। डिवाइड हमें दिख रहा है, डिवाइड का निशान। तो 2 से हम 3 को डिवाइड कर देंगे, 1.5 आ जाएगा। ठीक है, अब एम फॉर मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 4 की 1.5 से, तो कितना आ जाएगा? 6 + 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे -1, फिर करेंगे एडिशन, एड मतलब जोड़ना, 6 + 6 12, फिर करेंगे सब्ट्रैक्शन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस, तो 1 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 11। तो 11 जो है हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब 53वां क्वेश्चन दे रखा है आपको, 53वां क्वेश्चन, 53 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको एक त्रिभुज दे रखा है और उसके कुछ 2 जो है एंगल दे रखे हैं। एंगल दे रखे 95 और ये दे रखा है 45। अब बच्चों आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। जो त्रिभुज होता है हमारा, उसके जो सम, उसके जो अंदर के जो एंगल होते हैं ना तीनों, उनका सम होता है, मतलब सम मतलब जोड़ जो होता है उनका तीनों का, वो 180 आता है। ठीक है, तो अगर इन दोनों का सम करके हम जोड़ करके इन दोनों एंगल को और 180 में से घटा देता, हमारा तीसरा एंगल यहां का पता चल जाएगा। तीनों का सम कितना आना चाहिए? 180, और 2 का जोड़ के देख लेंगे, फिर 2 को 180 में से घटा देंगे, हमारा तीसरा एंगल जो है हमारा आ जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 95 और 45 कितना हो गया? 140। ठीक है, अब 140 को 180 में से घटा देंगे, 140, तो कितना एंगल आ जाएगा हमारा? 40। तो ये वाला जो है 40 जो है हमारा एंगल होना चाहिए, 40 डिग्री। अब हम प्लस करेंगे तीनों एंगलों को, तो कितना आ जाएगा हमारा? 180 आ जाएगा। ठीक है, 180। तो कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो 53 वाला क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। अब करेंगे हम 54 वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54। अब बच्चे इसमें बोल रहा है कि 1 किलोमीटर को जो है 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बताओ। तो आप सब बच्चे सेंटीमीटर बाद में बताना, पहले मुझे ये बताओ कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। आप सभी को पता होगा 1 किलोमीटर में जो है 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल कितना आ गया? 1 और 5 0। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको? ऐसा ऑप्शन दिख रहा है बी, यानी कि बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर
55। ठीक है, 100 अंकों की एक परीक्षा में 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का नीचे दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्न का अच्छा, ये जो हमें ग्राफ दे रखा, इसका अध्ययन करके हमें बताना है कि आलोक का प्राप्तांक अंक जो है रजत के प्राप्तांक अंक से कितने गुना है। तो आलोक का कितने, आलोक के जो है मार्क्स कितना है, आलोक के कितने नंबर है, 50 नंबर है, किसके, आलोक के, आलोक। और रजत के कितना है, रजत क्या है आपके 20। तो आपको बताना कि आलोक के कितने गुना है किससे, रजत से। तो डिवाइड कर देंगे, 1 0 से 1 0 खत्म, यानी कि 2.5 गुना है, 2.5 गुना। ठीक है, तो आपको कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है आपको दिख रहा होगा 2.5, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है 1/8 प्लस 1/8 का दशमलव रूप दिखाना। दशमलव कहता है पॉइंट में जो आंसर होता है वो बताना है। ठीक है, तो इन्हें प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 एलसीएम हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8 कितना हो जाएगा, 2/8। डिवाइड करेंगे 1/4। जब इसको डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई, 4 दूनी 8, 2 बचे, 0 लगा दी, 4 पंजे 20, यानी 0.25 आना चाहिए हमारा। तो 0.25 कौन सा ऑप्शन आपका, सी जो है आपका 0.25 है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। इसमें दे रखा 200 का। अब मैंने अभी बताया था पीछे बोर्ड मास में, जो ओ था, ओ का मतलब ऑफ का मतलब का, यानी कि हिंदी में का होगा, तो का की जगह हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, और 1/8 मल्टीप्लाई 2.5। ठीक है, इसे बताना है कि दशमलव में कैसा, इसका जो है क्या मान होगा। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करके देखते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 से डिवाइड करेंगे 25। अब कितना आ गया हमारा, 25 मल्टीप्लाई 2.5 इक्वल टू 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है, पॉइंट कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद, तो 1 अंक बाद जो है हम पॉइंट लगा देंगे। कितना आ गया हमारा, 62.5। अब ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको, 62.5, पहले ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58। अब बच्चों इसमें आपको केले दिखा रखे हैं, और एक केले का जो, एक केला बराबर जो है आपको कितना दिखा रखा, 25 दर्जन, 15 दर्जन, 15 दर्जन जो है केले है, 15 दर्जन। ठीक है, अब इसमें 4 दिनों में बेचे गए टोटल दर्जन दिखा रखे हैं केलों की, और बता रखा है इसमें कि 25 दर्जन जो है केले अभी भी बच रही है। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूं आपको। यदि फल विक्रेता के पास अब भी 25 दर्जन केले बचे हैं, तो प्रारंभ में उसके पास कितने दर्जन केले होंगे। और संकेत में दे रखा है कि एक केला बराबर 15 दर्जन को यह दर्शाता है। तो टोटल केले कितने हो जाते हैं यहाँ पे, अगर हम देखें तो 5 3 8, 8 और 6 कितने होंगे, 14, 14 4 18, यानी कि 18 केले हमें दर्शा रखे। तो 18 केले दर्शा रखे, लेकिन ये एक केले के बराबर कितने दिखा रखे, 15 दर्जन। तो टोटल कितनी दर्जन होगी, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 18 पंजे 90, 9 हासिल के बच्चे, 18 का 18 कितने हो गए, 27, 270 दर्जन जो है उसने बेच दिए 4 दिनों में, सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार को इसने बेच दिए। अभी भी उसके पास कितने दर्जन बच रहे, 25 दर्जन। तो टोटल कितने दर्जन हो गए, उसके पास कितने थे, प्रारंभ मतलब शुरुआत में कितने थे, तो शुरुआत में कितने हो गए, 295 दर्जन जो है उसके पास केले थे। तो अब कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, दूसरा ऑप्शन, यानी कि बी, 295 दर्जन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59। ठीक है, किसी संख्या के 1/4वें भाग व और 1/5वें भाग का अंतर 5 है, तो वह संख्या क्या है। अब बच्चे संख्या आपको नहीं दे रखी, तो संख्या आप क्या मान लेंगे, कुछ भी मान लेते हैं, एक्स मान लो, वाई मान लो, या जेड मान लो। तो एक्स मान लेते हैं, तो एक्स का 1/4 भाग कितना हो जाएगा,
x बटे में 4, और ऐसी x का की जगह गुना 1/5 भाग कितना हो जाएगा x बटे में 5। अब इनका अंतर दे रखा है, यानी x बटे में 4 जो है बड़ी संख्या है और x बटे में 5 जो है छोटी संख्या है। मतलब जिसका जो हर होता है वो छोटा होता है, यानी कि वो संख्या बड़ी होती है, और जिसका अंश सॉरी हर जो है इसे अंश कहते हैं, अंश, और इसे हर कहते हैं नीचे वालों को हर, या इंग्लिश में बोलते हैं तो इसको न्यूमिनेटर, इसको न्यूमिनेटर और इसको डिनोमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ठीक है, तो करेंगे माइनस। ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए हमारा 5 आना चाहिए। दोनों भागों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना अंतर आना चाहिए 5 आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इन्हें प्लस करेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना हो गया, एलसीएम आ जाएगा हमारा 20। ठीक है, 4 पंजे 20, 5x माइनस 5 चौक 20, यानी कि 4x इक्वल टू 5। 20 जो है आपका कहां पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में, इधर 20। ठीक है, तो कितना हो गया 5x में से 4x गए, x बचा, और 20 पंजे 100, यानी कि जो हमारी संख्या थी हमने क्या मानी थी, x मानी थी शुरू में। ठीक है, संख्या क्या मानी थी हमने, संख्या x ली थी हमने, तभी तो इसके भाग लिए थे हमने ये ऐसे। तो हमारी संख्या कितनी आ गई 100। तो कौन सा ऑप्शन आपका दे रखा है, डी ऑप्शन जो आपका दे रखा है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 100। ठीक है, चलते हम अपने आखिरी लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है बच्चों, संख्या 4967 और 9444 को निकटतम 100 तक, कहां तक बताना है, 100 तक बताना है, सन्निकटित करने पर संख्याएं है। तो 4967 कहां तक बताना है बच्चों, 100 तक बताना। ठीक है, तो ये इससे जो इधर वाला अंक है वो कितना है 5 से बड़ा है, तो ये जब 0 बनेगा तो इसमें एक प्लस करके जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5000। ठीक है, ऐसे ही दूसरे कितने दे रखा हमारा 9444, तो कहां तक बताना है 100 तक बताना है, इकाई ढाई सैकड़ा 100 तक बताना है। ये कितना है 5 से छोटा है, तो ये जब 0 बनेगा तो ये कुछ भी ऐड नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा 9400, तो 5000 और 9400, यानी कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये था मैथ का पूरा पोर्शन, मैंने इसे बोर्ड पे समझाया आपको ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, उस पे जो है मैं पेज पे अच्छे से नहीं समझा सकता था, इसलिए मैं बोर्ड पर लेकर आया हूं ये। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, कमेंट करना, और अपना अपने नाम जो है कमेंट में बताना, और ये बताना कि आपके किसके कितने नंबर है। ठीक है, तो ऐसी जो है मैं दूसरा मॉडल पेपर, तीसरा मॉडल पेपर, ऐसे 3-4 जो है आपको मॉडल पेपर 18 तारीख तक करा दूंगा, ताकि आप जब एग्जाम में जाओ तो आपके जो है क्वेश्चन जो है इसी टाइप के मिलेंगे, बिल्कुल इसी टाइप के मिलेंगे, तो आप वहां ना घबराओ। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट। ठीक है।